देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हमारे साथ स्वीडन के स्टॉकहोम से प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के हेल्थ एडवाइजर हैं। दक्षिण अफ्रीका से दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला था और अब वहां पर ये केसेस जो हैं वो तेजी से कम भी हो रहे हैं। इसीलिए प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय हमारे साथ हैं ताकि वो ये हमें बता सकें, समझा सकें कि हमें क्या सावधानी रखनी है, हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन भयानक रूप ताकि ना ले सके। इसके अलावा हमारे साथ दो और मेहमान हैं। अमतला लैब के हेड और साइंटिस्ट डॉक्टर अजय महालका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जबकि मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल के मेडिकल रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारिक भी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश भर में लगातार फैल रहा है, सावधानियां बरतना लोगों को बहुत जरूरी है। ये सरकारों से नहीं, प्रशासन से नहीं, हम बार बार कहते हैं कि ये खुद से आपको पहल करनी होगी, तभी हम इस पर कंट्रोल रख सकेंगे। तो एक तो मैं इसके बारे में भी आपसे समझना चाहती हूँ। साथ ही कल से बच्चों का वैक्सीनेशन भी देश में शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे सर इसे आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके दोनों के दोनों। सबसे पहले मैं आपसे साउथ अफ्रीका में जो स्थिति है उससे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहली मेन चीज़ है कि जो ओमिक्रॉन जो पर्टिकुलर वायरस है ये डेल्टा से बहुत अलग है, जैसा कि बहुत सारे शोधों में ये प्रमाणित हो चुका है। बहुत सारे डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, एक्सपर्ट्स जो है अपनी राय इस बारे में दे चुके हैं। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन जो है उसके ऊपर भी यदि हम ध्यान में ले लें कि हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो ओमिक्रॉन वायरस का जो डिटेक्शन हुआ था वो 8 नवंबर के सैंपल से हुआ था, 8 नवंबर के कलेक्शन से क्या है। उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग 6 से 8 हफ्ते होने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था जिसके के अंदर लगभग जो है क्या है पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 30% के आसपास बढ़ गई थी और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है क्या है लोगों को यह संक्रमण हुआ था जी। लेकिन यदि पिछले 5 दिन का हिसाब देखा जाए तो उसके अंदर सीडीसी ने भी, डब्ल्यूएचओ ने भी और बाकी सारे जो एजेंसी जो हैं जो इसको देख रही हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी तरीके से सुनिश्चित कर दिया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर अब ये पीक जो है क्या है वो जा चुका है और स्लोली इट इज डिक्लाइन। इसी संदर्भ के अंदर डब्ल्यूएचओ, सीडीसी ने जो क्वारंटाइन टाइम पहले जो 10 दिन का होता था उस क्वारंटाइन टाइम को भी जो है क्या है अभी 5 दिन तक कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर अभी ये क्लियर हो गया है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन का वो 3 दिन का पीरियड है, जो कि डेल्टा के केस में जनरली 5 से 7 दिन का होता था। तो इसलिए जो है क्या हम ये कह सकते हैं कि स्थिति अब नियंत्रण में है, सुधर रही है, पहले के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका का आकलन करते हैं तो हमको एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने केसेस जो है क्या साउथ अफ्रीका के अंदर आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर केवल 19% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया था, जबकि वहाँ पर जो मैक्सिमम 80% पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं था। एक फैक्टर और वहाँ पर काम करता है कि साउथ अफ्रीका के संदर्भ में काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको के इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है या मेल नरिश्ड है, जिसमें कि आपका HIV एड्स का संक्रमण भी है और बहुत ज़्यादा लोगों के अनवैक्सीनेटेड होने की वजह से दूसरा जो है क्या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कोमॉर्बिड पेशेंट पॉपुलेशन होने की वजह से इस प्रकार का सर्ज वहाँ पर देखा गया। लेकिन धीरे धीरे करके जो गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्री के अंदर वो धीरे धीरे घटा दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है क्या है हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है, पैनिक होने का बात नहीं है, प्रूडेंस प्रूव करने का टाइम है। और एक तरीके से एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में यदि हम चलेंगे तो जो है क्या इससे हम निपट पाने में सक्षम होंगे। तो हमारा उद्देश्य जो है पैनिक फैलाना नहीं, लेकिन जो है जानकारी को उपलब्ध कराना है सही सोर्स के माध्यम से, जिससे कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और गवर्नमेंट और हेल्थ सिस्टम मिलकर के काम करें। इसी संदर्भ में एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये संक्रमण बढ़ रहा है तो हमारे इंडिया के अंदर जितना पॉपुलेशन है और जितना कोमॉर्बिड पॉपुलेशन होगा उसकी वजह से एक छोटा नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर में बदल सकता है।
और ये एक हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन जो है क्या है वो आएगा, जिस समय जरूरत हो उस समय पर शायद उपलब्ध ना हो पाए। इस संबंध में भी हमको तैयारी कर ठीक है। लेनी चाहिए। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा, मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगी आगे। दो और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय महालका, अब आपके पास आना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, माता पिता परेशान रहते थे कि बच्चों की वैक्सीन आखिर कब आएगी। तो कम से कम अब कल से वो एक जो लोगों का इंतजार था कल से खत्म होने जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें किन किन सावधानियों की तरफ, किन किन बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है? देखिए, भारत जो है वो सबसे यंग कंट्री है और यहाँ बच्चों की वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारी, मान के चलें कि 12 से 18 के बीच में कम से कम 40% है। दूसरी जो समस्या आ रही थी कि बच्चों को हम स्कूल भेजें ना भेजें, बच्चों को आप रोक नहीं सकते, बिहेवियरल चेंजेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको इतना ज्ञान नहीं दे सकते कि कैसे मास्क पहने, कैसे प्रोटोकॉल मेंटेन करें। तो अगर वैक्सीन आ जाती है तो सबसे पहली जो राहत हमें मिलने वाली है, आप देखें डेटा, डॉक्टर उपाध्याय भी बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका, यूरोप के साइंटिस्ट और डेटा भी बता रहे हैं कि जिनको भी वैक्सीन लगी है उनमें क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत कम है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि अभी भी हमारे देश में ओमिक्रॉन बहुत कम है, डेल्टा वेरिएंट अभी भी पॉपुलेशन में एट प्रेजेंट है। तो हम जितनी जल्दी वैक्सीनेशन बच्चों को देंगे, स्प्रेडिंग कम होगी, उनका हम बचाव कर पाएंगे, परिवार को आराम से रख पाएंगे और यंग जनरेशन को फियरफुल नहीं बनाते हुए उनको जॉयफुल रख पाएंगे। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि वैक्सीनेशन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मिलेगी बच्चों को, ये सबसे सराहनीय कदम है। ये अभी तक पूरे दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा। यूरोप ने भी ट्राई किया, डेनमार्क ने, स्पेन ने, सब ने। आप देखें तो यूएस एंड कैनेडियन वो कंडीशनल वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जबकि हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एक बहुत सराहनीय कदम है ये। बिल्कुल, और कोशिश इसी को लेकर भी है। प्रधानमंत्री ने भी इसीलिए लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी भी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर राजेश पारिक का। डॉक्टर राजेश पारिक, जिसका जिक्र अजय महालका जी ने भी किया कि लोगों को इस बात को समझना होगा कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे अभी भी होंगे जो, मैं चाहूंगी आप उन लोगों का जवाब दें कि वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम तरह के ख्याल उनके मन में है कि कैसे रिएक्ट करेंगे। और बात तो जब बच्चों की है तो माँ बाप थोड़ा और भी ज्यादा सोचते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, लोगों को यही समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ही चीज दिखाई दे रही है कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनमें ओमिक्रॉन, डेल्टा, कौन सा भी वेरिएंट हो, वो बहुत ही ज्यादा फैलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग ज्यादा करके अस्पताल में जाते हैं, ये लोग की मौत ज्यादा होती है। तो ये तो अभी का ही सबूत नहीं है, ये 200 साल का सबूत है। वैक्सीनेशन का इतिहास 200 साल का है। मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स इस दुनिया में से निकल गया, पोलियो अभी 1-2 साल में निकल जाएगा। स्मॉल पॉक्स के जाने से 1 बिलियन डेथ्स अब तक बच गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप एक गलत तरह की सुरक्षा नहीं लेना, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं लेना। ये जो म्यूटेंट वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो अलग देशों में अलग तरह से फैल रहा है। जो साउथ अफ्रीका भी बात है, वो साउथ अफ्रीका में है, यूके में देखो, फ्रांस में देखो, जर्मनी में देखो और यूएसए में देखो, ये डेवलप्ड कंट्रीज है। और वहां भी वो इतना ज्यादा फैल चुका है कि साउथ अफ्रीका से बहुत ही फैल चुका है। तो ये वायरस किस तरह से मुड़ेगा हम नहीं जान पाते हैं एक तरफ, और उसका निशाना बदलते जा रहा है। जो पहले हमारा डेल्टा वायरस था वो ज्यादा करके जो बूढ़े लोग थे 60 उम्र से ज्यादा, उनके ऊपर था। अभी हमने एक बार तो देखा है कि ओमिक्रॉन एक बार मुड़ चुका है, जिनकी उम्र 40-45 होती है उन पे आ रहा है। और हम ये नहीं बोल सकते कि कभी वो वापस मुड़ेगा और उसका निशाना बदल जाएगा और बच्चे पे आ जाएगा। तो ये भी होने की संभावना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों को, सबको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर रामशंकर जी,
क्योंकि साउथ अफ्रीका से ही इस नए वेरिएंट की, जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब वहां पर केसेस कम हो रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया वहां पर? अगर वहां केसेस कम हो रहे हैं यानी कि खतरा भी धीरे धीरे टल रहा है, तो ये कैसे वहां पर किस तरह से हुआ? जी, एक तो क्या है कि एकदम से WHO के गाइडेंस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू किया गया, ठीक है ना। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। कुल मिलाकर के जो लोग थे उनको के एक तरीके से बोलोगे तो एक हाउस अरेस्ट जैसा कंडीशन था कुछ समय के लिए। और उसके बाद में जब और उस जिस समय पे ये सारे जब कंडीशंस लागू किए गए थे, उस समय पर यह पता नहीं था कि ये ओमिक्रॉन किस प्रकार से बिहेव करेगा। लेकिन अभी जितना इसके बारे में जो प्रमाणिक जानकारी जो काफ़ी लैब से हमको मिल रही हैं, और उनमें ये सिद्ध हो गया है कि ये जो समय है ओमिक्रॉन के बारे में, कि सबसे पहले अपने को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से नंबर ऑफ केसेस को कम करना है। उसके बाद में एक एडवांटेज ओमिक्रॉन के साथ में क्या है कि ये आपको इतना समय दे रहा है कि इसमें इतनी हमको जो है उतनी लेथलिटी नहीं है, उतनी ज़्यादा इसकी मारक क्षमता नहीं है। जैसा कि अभी प्रोफेसर सीगल की जो साउथ अफ्रीका की लैब है, उन्होंने प्रॉपरली इसको स्टडी करने के बाद में बोला है कि ये जो पर्टिकुलर जो वायरस है उससे जो क्रॉस इम्यूनिटी पैदा होती है, वो क्रॉस इम्यूनिटी आपको डेल्टा वायरस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। चूंकि ये एक लैब स्टडी का रिपोर्ट है, तो वी कैन नॉट लाइक ए यूज सिंपली ये वन रिसर्च रिपोर्ट एक्चुअली टू अप्लाई टू द पॉपुलेशन और फॉर एनी कंट्री, but whatever we are learning so far actually from this particular variant, that is more important in order to deal with this particular pandemic situation. तो इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमको अपनी जो पब्लिक है उसको साथ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वैक्सीन का इम्पोर्टेंस बताना है और वैक्सीन के को यूज करना है। क्योंकि मैं स्वीडन में स्टॉकहोम में मैं हूँ इस समय पे। स्टॉकहोम का अगर मैं स्वीडन के बारे में बात करूँ कि 30 दिसंबर तक का जो डेटा जो मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बूस्टर डोज है वो 20% से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी लग चुका है, जिसमें कि उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर रखा वो लोग जिनका के 65 ईयर्स के ऊपर एज है, या फिर जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज है। तो उनके अंदर जो बूस्टर डोज है वो 79% लग चुका है ऑलरेडी है क्या है। सो इट इज ए हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज ए पीपल एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री दैट वी नीड टू मेक श्योर कि जब वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो बिना किसी हेजिटेशन के, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे जो है क्या है एक किसी भी मतलब एज ग्रुप के लिए निर्धारित की गई हो, उसका इस समय पे इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जनरली जो वैक्सीन जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो उसको आने में कम से कम 10 से 14 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमरल बी सेल टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी जनरेट करता है, एंटीबॉडीज है क्या है। तो 10 से 14 दिन का समय हमको लगेगा। तो कम से कम जो है क्या है, चाहे वो बच्चों के संदर्भ में हो, चाहे जो है क्या एज पॉपुलेशन के संदर्भ में हो, हमको कम से कम आने वाले 4 हफ्ते इस प्रकार से बिताने हैं जिसमें कि हम किसी अननेसेसरी एक्टिविटी के अंदर संलिप्त ना हो। गवर्नमेंट भी ध्यान रखे, हम भी ध्यान रखें। वही मैं बार-बार कह भी रही हूँ ना कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा, तभी हम ओमिक्रॉन जैसे खतरे को टाल पाएंगे और इससे बच भी पाएंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहिए लगातार, आगे भी आपसे कुछ और सवाल होंगे जिनका जवाब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। लेकिन देश में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कल से यानी कि सोमवार से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन क्या कुछ व्यवस्था होगी जहां टीकाकरण केंद्र होगा, वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों का टीका लगेगा उसका सेंटर यानी CVC जो है वो अलग होगा। और यही देखने के लिए हम आए हैं कि किस तरह की व्यवस्था दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है। हमारे साथ डॉक्टर नीलम रॉय मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर की। मैम, किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि वैक्सीनेशन पहले से एडल्ट्स का चल रहा था, 15 से 18 एज ग्रुप भी आ गया है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है और बाकी की उस समय क्या व्यवस्था होगी? आरएमएल हॉस्पिटल में 3 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, साइट 1, 2, 3।
तो जैसे आप देखेंगे अभी साइट 1 जो है उसका एंट्री बिल्कुल अलग है, वो हमने बच्चों के लिए डेडिकेट किया है, जहाँ पर सिर्फ 15 से लेके लेस देन 18 ईयर्स तक के बच्चों को वैक्सीनेशन होगा। तो एंट्री पर ही उनका चेक किया जाएगा एज, और वैसे भी साइट 1 पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 प्लस का ही होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15 प्लस ही आएंगे, और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स बाहर रहेंगे, वो पहले चेक कर लेंगे एज ग्रुप और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है या ऑन साइट है, फिर अकॉर्डिंगली उनको साइट 1 में अंदर कंप्यूटर पे कोविन पोर्टल पे रजिस्टर किया जाएगा और वैक्सीनेट किया जाएगा। मैम उसके बाद जो प्रक्रिया है कि उनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा आधे घंटे के लिए, तो क्या उसके लिए भी अलग से एरिया है या वो? तो वैक्सीनेशन होने के बाद ये जो एरिया है ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, तो यहाँ पर आधा घंटा वेट करके फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी एनेस्थीसिया की टीम रहती है जो कि उनको ऑब्जर्व करती है सब बेनिफिशरीज को आफ्टर वैक्सीनेशन। किसी में कोई साइड इफ़ेक्ट है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे हमारा 1 बेड ICU भी यहाँ पर है, यहाँ पे वेंटिलेटर भी है, मॉनिटर भी है और क्रैश कार्ट भी है जिसमें सारी इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है। तो बच्चों के जो 15 से 18 साल की आयु वर्ग का टीकाकरण है उसके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो देखिए कल से बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, टीका लगना शुरू हो जाएगा और उसको लेकर अलग अलग जगहों पर तैयारियां भी कई हैं, रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहे हैं और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप भी, क्योंकि खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा है नए वेरिएंट को लेकर भी, तो अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाएं, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और हम लगातार कई सवालों को लेकर बात भी कर रहे हैं अपने खास मेहमानों से। डॉक्टर अजय महालका, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मैं तैयारियों की बात कर रही थी। एक तो हम बच्चों को वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के खतरे से भी हमें बचना है। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है हम कितने तैयार हैं इस खतरे से लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए? मैं तो कहूँगा मैम, प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए कंपेयर टू द वर्ल्ड, यूरोप, US, कनाडा, चाइना, मैं भारत की बात करूँ तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमने देखा है कि कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये बहुत सराहनीय है और WHO ने कई बार इसकी तारीफ की है। दूसरी बात, जहाँ तक वैक्सीनेशन की है तो कोवैक्सीन जो प्रधानमंत्री ने अप्रूव किया है भारत बायोटेक की, जो बच्चों को लगने वाली है, वो एट्यूनेटेड वैक्सीन है। इसके हमारे पास जो डेटा होते हैं, सेफ डेटा जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। अदर वैक्सीन्स जो बच्चों में RNA की है, यूरोप से उसके सेफ डेटा है, अभी DNA वैक्सीन्स का सेफ डेटा नहीं है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। दूसरी जो बातें हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बच्चों में, तो हम तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए। और बस एक सराहनीय और भी बिंदु रखना चाहिए कि जो अभी हम 15 से 18 दे रहे हैं, उसको हमें 12 से 18 जितनी जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाएं, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और उसकी भी ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेट करना है। फिलहाल तो देखिए 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कल से प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स बने हुए हैं कि आखिर ओमिक्रॉन का ये खतरा, इसको बढ़ने से कैसे रोकना है और अपने बच्चों को आपको वैक्सीनेट क्यों कराना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजेश पारिक, बच्चों को वैक्सीन कल से लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं लगातार क्योंकि इंतजार हो रहा था काफी समय से, लेकिन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है अगर मां बाप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जा रहे हैं? तो देखिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। जब वहां जाएंगे तो सेंटर पे ये बताना चाहिए कि बच्चों को पहले कुछ एलर्जी हुई थी, वो मेडिकल हिस्ट्री क्या है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब जो डॉक्टर ये समझ पाएंगे तो उनकी तैयारी उतनी अच्छी रहेगी। और फिर वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा वहाँ बैठना है और कुछ नहीं करना है। घर जाके बहुत पानी पीना है, आराम करना है, मस्ती करनी है, खेलना है। लेकिन हमको एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, क्या है, ये दो तरह के डेंजरस रास्ते हैं। एक में हमको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि ये बहुत माइल्ड है, वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरह इक्वली डेंजरस एक दूसरा रास्ता है कि अभी हमने वैक्सीन ले लिया तो हमको कुछ फिक्र करनी नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज जरा गलत है। जो अच्छा रास्ता है
वो बीच में का गोल्डन पाथ है कि वैक्सीन लेने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सब करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 3 हफ्ते पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी हुआ था यूके कैम्ब्रिज से, जहां अपनी दिल्ली के भी CSIR ने कोलैबोरेट किया था, साउथ अफ्रीका से कोलैबोरेशन था, हांगकांग का था, जापान का था, और इन सभी देशों का कोलैबोरेशन करके उन्हें लेबोरेटरी स्टडी देखा और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जब वैक्सीन इंड्यूस्ड जो एंटीबॉडीज होते हैं 2 तरह के वैक्सीन के, उसको ओमिक्रॉन चुका सकता है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बच्चे बीमारी को फैला सकते हैं, वायरस को फैला सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अभी बच्चों को वैक्सीन दे दिया तो कुछ फिक्र नहीं है, जैसे हमारी जिंदगी 3 साल पहले थी वैसे करनी चाहिए। हमको बिल्कुल जो भी हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग, हाथ धोना, अंतर रखना, वो सब चालू रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय, क्योंकि हम ये जो सवाल डॉक्टर राजेश जी भी जो उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम भी जब लोगों के बीच, हमारी टीम भी जब जाती है, मास्क नहीं पहनते हैं लोग तो पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवा ली, हमें किस बात का खतरा। ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है अभी भी। जी हाँ, इसके लिए सबसे जैसे जरूरी बात है कि एक संवाद होना बहुत जरूरी है। एक जो मैंने सिचुएशन ज़्यादातर जगह में देखी है कि हम कोई भी काम एक डर के प्रभाव में ज़्यादा करना चाहते हैं, जानकारी के माध्यम से उसको करवाना, तब तक हमको सहयोग नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसको जानकारी को आपस में बांटे नहीं। तो कुल मिलाकर के जैसे बात हो रही है वैक्सीन की, वैक्सीन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ओमिक्रॉन के माध्यम से भी देख चुके हैं कि जो पेशेंट अनवैक्सीनेटेड थे उन्हीं के अंदर इस प्रकार का सिचुएशन ज़्यादा पैदा हुआ है, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। तो वैक्सीन हमको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उतना ज़्यादा शायद कारगर ना हो, लेकिन जो है डिजीज की सीवियरिटी को रोकने के लिए, मोर्टलिटी को रोकने के लिए इसकी बहुत अहम भूमिका है, जिसको कि जितनी बार कहा जाए उतना कम है। तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका कोई भी अगर प्री मेडिकल हिस्ट्री है तो वो ज़रूर शेयर की जाए। जैसे काफ़ी सारे टीन जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट के अंदर जो चल रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों के अंदर मायोकार्डिटिस का सिचुएशन होता है। काफ़ी लोग जो है जिनको जुवेनाइल डायबिटीज़ हो सकता है या किसी और प्रकार की, यदि वो कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, और वैक्सीन लेना ज़रूरी तो है ही है। हालांकि इस सब बातों की जो व्याख्या जो है, इस सब बातों का जो डिस्कशन है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो वैक्सीन वहाँ पर लगा रहे हैं उनके साथ में साझा कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो एक वेटिंग पीरियड है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनाफ्लेक्सिस अटैक वगैरह कोई इस तरीके की सिचुएशन कोई पैदा होती है जिसको कि हैंडल किया जा सके। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वी नाउ नीड टू सेट अवर प्रायोरिटी एज ए नेशन as well as our parents also, that what we are looking for our children. This is very important, this is very high time, and coming those 4 weeks are very crucial for any country, especially like India. तो मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि हमको उनको जागरूक करना है, समझाना है, बताना है, डर के माध्यम से नहीं, लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनकी बात करनी है। ये तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे और खुद भी अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगले जो 4 से 5 हफ्ते हैं ये और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने तैयारियों का जायजा लिया है, आइए देखते हैं। सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, जिसका रजिस्ट्रेशन बीते हुए कल से ही शुरू हो गया है। कोविन ऐप पर जा करके बच्चे या उनके माँ बाप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही कल जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उस वक्त वॉक इन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधाएं होंगी, यानी बच्चे आ करके उसी वक्त अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलक नगर की ऐसी ही एक लैब में, स्टार इमेजिंग नाम है इस लैब का, और इस लैब में सारी तैयारियां हो चुकी हैं कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए, क्योंकि भारत में करीब
8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं 15 से 18 साल के बच्चे हैं जिन्हें कल से टीकाकरण लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे साथ इस लैब के संचालक डॉक्टर संदीप भाटी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है इस लैब की खासियत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों के लिए, ख़ास बच्चों के लिए तैयार किया है, तो इसकी क्या खासियत है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने देखा था कि अडल्ट में, वयस्कों में भी जैसे एक हेजिटेशन था कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने को लेकर, और अभी फिलहाल पेरेंट्स के मन में भी थोड़ा कुछ हेजिटेशन है, बच्चों में भी थोड़ी सी वो एंग्जाइटी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे अडल्ट वैक्सीनेशन हमारा जो वयस्कों का वो अलग चलता है, बच्चों के लिए हमने बिल्कुल सेपरेट बनाया है। क्या क्या है आप बता सकते हैं? जैसे बच्चे आएंगे तो पंजीकरण कहाँ पर होगा, वैक्सीनेशन कहाँ पर होगा, ऑब्जर्वेशन रूम भी तैयार किया है आपने, उसके बारे में आप कुछ हमें बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पंजीकरण की बात है तो वो ऑनलाइन तो होगा ही होगा बच्चों का कोविन ऐप के ऊपर, उसके अलावा वो ऑफलाइन भी, वॉक इन भी, मतलब आकर बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा कि वो सभी तरह की आईडी दिखा सकते हैं, पर अगर उनके पास आधार कार्ड और वो सब नहीं है तो अपनी स्कूल की आईडी दिखा के भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। क्योंकि बड़ा एज ग्रुप है 15 से 18 साल, तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए। तो पंजीकरण होने के बाद वो यहाँ पर जो भी बैठेंगे असिस्टेंट, उनको दिखा के अपना वेरीफाई करा लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो यहाँ पर एक वेटिंग एरिया, वहां पर वो बैठेंगे। उसके बाद जैसे एडल्ट्स में भी होता है, वैक्सीनेटर यहाँ पे बैठेंगे, वो वैक्सीनेटर हैं, वो उनको 1 बाय 1 जैसे बुलाएंगे और उनके बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो देखिए, हॉस्पिटल्स तैयार हैं, वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हैं, क्योंकि कल से बच्चों 15 से 18 साल तक के बच्चों को यहां पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं और एबीपी न्यूज़ भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, यानी कि वैक्सीनेशन उनका जरूर कराइए। डॉक्टर अजय महालका, जब वयस्कों को वैक्सीन लगी तो कई तरह की दिक्कतें उन्हें आई थी। वैक्सीन लगाने के बाद जैसे बुखार आया कई लोगों को, कई बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस किए, तो बच्चों में भी जाहिर तौर पर इस तरह की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे उन्हें? देखिए, जब भी वैक्सीनेशन हुई तो अभी जो डेटा इंडिया के बच्चों की वैक्सीनेशन की कोई डेटा है नहीं हमारे पास। जो यूरोप कंपेयर कर रहे हैं, जो यूएस और कनाडा में हमने देखा है कि थोड़े बहुत सिम्टम्स बच्चों में होते हैं, जैसे कि सब में नहीं होता, फीवर होती है, थोड़ा बदन टूटना होता है, हाथ में दर्द होते हैं। जिस तरह से वयस्क में थे वैसे ही बच्चों में भी है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर उपाध्याय ने जो मेंशन किया और डॉक्टर पारिक ने किया कि हम और क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। बच्चों के लिए हम अभी भी जो टेस्टिंग कर रहे हैं पीसीआर और ये, उनके लिए हमें कुछ स्पेशल तैयारियां करने की ज़रूरत है, जैसे फ्लोबेटोमिस्ट, और उनके लिए स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो बहुत प्रेम से जा कर के अपनी चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत फेयरफुल होते हैं इन चीज़ों से। तो वो वैसे सेंटर्स हमें तैयार करने की ज़रूरत है, और वो भी स्पेशली इन रिमोट एरिया ऑफ इंडिया। शहरों में तो ये अवेलेबल हो जाते हैं जी। 2 टियर सिटी, 3 टियर सिटीज़ में ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जिस तरह से अभी आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात दिखाई, इसी तरह से और भी लोगों को आगे बढ़ करके ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। कल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ये तमाम सवाल लोगों के मन में भी आ रहे होंगे, तो उनका आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर याद दिला दें कि कल सुबह 9 बजे से स्कूली बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। एबीपी न्यूज़ लगातार आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाकर कोरोना के खतरे से उन्हें सुरक्षित करें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।